नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। हमारा भारत देश आज 4G 5G टेक्नोलॉजी में कहीं आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ बहुत से साइबर थ्रेट्स भी वहाँ मौजूद हैं। आज के गांव के लोग भी एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं और यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज या फिर कहें देश विदेश के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी पे आधारित हमारा आज का विशेष कार्यक्रम रहेगा। क्या कुछ इसके साथ खतरे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा आज का ये प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा। इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर आस्था ठाकुर जी। आस्था ठाकुर जी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री शिमला में बतौर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के पद पर तैनात हैं। आस्था जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आस्था जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये साइबर सिक्योरिटी है क्या और ये आज की संचार क्रांति से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? देखिए अंशुल जी, साइबर सिक्योरिटी को जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है ये साइबर स्पेस क्या चीज़ है। तो आज के दौर में हम हर काम जो है अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करके, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी या इवेंट जब हम कमिट करते हैं तो एक साइबर स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे हम सारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी को सम अप कर रहे हैं। वो जो हमारा साइबर स्पेस है, इसमें हमारा बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा, इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। जैसे मैं बात करूं तो हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा भी मौजूद होता है। तो इन डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको साइबर सिक्योरिटी हम कहते हैं। जी डॉक्टर आस्था जी, ये तो बात हुई साइबर सिक्योरिटी की। किस तरह के थ्रेट्स इससे रिलेटेड होते हैं या क्या कुछ हमारे पास इस तरह के थ्रेट्स हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है? देखिए, अगर बात करते हैं थ्रेट्स की तो बेसिकली टेक्नोलॉजी को कहा जाता है नेसेसरी इविल। तो बात ऐसी है कि जब भी हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो साइबर क्रिमिनल्स भी एक कदम आगे चल रहे हैं। हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट करते हैं और उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दे आर ट्राइंग टू फाइंड मेथड्स कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट जो है सोसाइटी में की जाए, एंड देन दे कमिट साइबर क्राइम। सो ये एक तरीके की रैट रेस है। तो ये रैट रेस को मद्देनज़र रखते हुए साइबर थ्रेट्स, जो एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं, तो साइबर थ्रेट्स किसी भी तरीके का जो अटैक है हमारे साइबर स्पेस में, जैसे कि रैंसमवेयर हो गया या मालवेयर अटैक हो गया, वायरसेस इंजेक्ट कर दिए जाते हैं सिस्टम में थ्रू इंटरनेट, या फिर अगर मैं बात करती हूँ इमेज मॉर्फिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, इस तरीके के साइबर थ्रेट्स मौजूद हैं। जी आस्था जी, आपने बात की रैंसमवेयर की, मालवेयर की, ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह के थ्रेट्स होते हैं? देखिए अंशुल जी, रैंसमवेयर जैसे हम एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करते हैं पैसों के बदले, तो रैंसमवेयर कहा जाता है। तो साइबर स्पेस में भी जो साइबर थ्रेट्स है, जैसे कि इमेज मॉर्फिंग हो गई, तो आपकी कहीं से उन्होंने इमेज उठाई, ऑब्सीन पिक्चर्स पे लगा दी या किसी तरीके का आपत्तिजनक पिक्चर्स बना दी और अब वो उसके बदले आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो ये रैंसमवेयर है। जैसे कि आजकल चल रहा है, जैसे लिंक बेटिंग है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो दर्शक हैं उनके साथ, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट 20-30% लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि हमारी मेल्स पे कुछ इस तरीके की स्पैम मेल्स आती हैं जिसमें लिखा गया होता है कि आप लकी ड्रॉ के विनर है, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, फ्लैश मैसेजेस, कि आपके लिए आपके ब्रदर ने या सिस्टर ने गिफ्ट भेजा है, आप इस लिंक को ओपन कीजिए। इसको बोलते हैं लिंक बेटिंग। जैसे ही हम वो लिंक ओपन करते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो हैकर्स के थ्रू, जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो हैक कर लेते हैं। जैसे ही उनको हमारी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या डेटा मिलता है, दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग अस एंड दे डिमांड ईदर मनी, या फिर कई लोग पैसों के लिए नहीं करते, किसी को हैरास करने के लिए करते हैं, जिसको साइबर बुली भी कहा जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो आज की डेट में हो रहे हैं। और
इन इंसिडेंसेस की हम बात कर रहे हैं तो मैं दर्शकों को ज़रूर ये बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में 14 फरवरी को हमने वैलेंटाइंस डे था और 8 मार्च को मदर्स डे आएगा, फिर आगे विमेंस डे आएगा, फिर आगे मदर्स डे आएगा। तो ये जो डेज़ हैं, स्पेशल ओकेजन्स हैं, इस टाइम पे तो साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन टाइम पे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं और केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या करेंगे वो कि जैसे किसी के पास मैसेज आया कि आपके बेटे ने मदर्स डे पे आपको एक गिफ्ट भेजा है और गिफ्ट को देखने के लिए आप इस लिंक को या फिर इस बटन को दबाइए। जैसे ही हम उसको दबाते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है। तो जो स्पेशल ओकेजन्स हैं यहाँ पे हमें बचने की ज़रूरत है। फिशिंग भी एक तरीके का साइबर क्राइम है जिसमें स्पैम मेल्स भेजा जाता है। आज एक और नए तरीके के इंसिडेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को ये हुआ होगा कि मैसेज आया होगा मैसेंजर पे कि ओ माय गॉड इज़ दिस योर वीडियो टू नो। फिर हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं कि अरे ये कौन सी हमारी वीडियो वायरल होगी। उसमें लिखा होता है ओ माय गॉड इज़ दिस यू इन दिस वीडियो। एंड हम क्या करते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नर्वसनेस में उसको खोलने की कोशिश करते हैं। खोलते हैं, आपके पास फिर से एक फेसबुक का पेज आता है जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे होते हैं। द मोमेंट वी एंटर्ड द लॉगिन क्रेडेंशियल्स आवर होल सिस्टम इज़ हैक्ड। तो ये भी एक तरीके से बचने की ज़रूरत है। एक इंसिडेंसेस और मैं एक इंसिडेंस और शेयर करूँगी, जैसे कि KYC। सरकार ने KYC के ऊपर इतना ज़ोर दिया और सब लोगों ने KYC को बहुत ही सीरियसली लिया। तो क्या होता है कि आपको एक कॉल आएगी। अब क्रिमिनल्स जो हैं वो हमसे 10 कदम आगे चलने लग गए हैं। दे नो कि एवरीबडी इज़ अवेयर कि OTP तो शेयर नहीं करना है और लोगों को पता है कि OTP शेयर करना मना किया गया है बैंक में। तो अब उनको कैसे ना कैसे तो फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट करना ही है। तो आपको कॉल करेंगे कि सर और मैम आपका KYC जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। KYC को कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल पे जो मैसेज किया गया है आप उस लिंक को करिए और आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। या फिर वो आपको कोई स्टार या हैश कोड जो है वो बताते हैं, जैसे *21* करके। द मोमेंट यू डू दैट, अब आपको ये पता है कि हो सकता है ये जेन्युइन कॉल है बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट आस्किंग अस फॉर OTP, क्योंकि हमें अभी तक उतनी अवेयरनेस है कि OTP नहीं देना है। लेकिन जैसे ही हम उसको स्टार कोड को प्रेस करते हैं या फिर लिंक को करते हैं, हमारा कॉल जो है वो फॉरवर्डिंग में चला जाता है। और द मोमेंट वो कॉल फॉरवर्ड में चला गया, जितने भी आपके फ़ोन बैंक से आते हैं या कहीं पे OTP या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, दे गेट टू नो दिस। इस तरीके का भी स्कैम आजकल चल रहा है। आस्था जी, आपने इन स्कैम्स के बारे में, थ्रेट्स के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताया। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये थ्रेट्स हैं, इससे आपका डिपार्टमेंट या फिर ये कहें सरकार की ओर से किस तरह के प्रावधान हैं, कैसे आप लोग इनसे डील करते हैं? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट स्पेशली जो हमारा सरकार भी है, केंद्र सरकार है, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और सर्ट जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया की, सर्टेन, हर कंट्री में सर्ट की एक टीम होती है जिसमें एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है जो IIT, IIS, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CDAC के जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो मिलके काम करते हैं, जो कि साइबर स्पेस पे जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं या साइबर अटैक्स हैं उनको मॉनिटर करता है। और मॉनिटर करने के अलावा दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट दे सॉल्व इट, दे फाइंड द रेजोल्यूशन एंड समटाइम्स दे ऑल्सो गिव अलर्ट्स कि इस तरीके का स्कैम या अटैक्स चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत जैसे कि हमारा आजकल साइबर सुरक्षा केंद्र ने साइबर सुरक्षा पखवाड़ा 2.0 भी चलाया है, जिसमें वो क्या करते हैं कि आपको दर्शकों को यही करना है कि एक वेबसाइट है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो सरकार ने हमारे फैसिलिटी के लिए बनवाई है, जिसका वेब एड्रेस है www.csk.gov.in। इस पे जैसे ही आप जाते हैं बहुत सारे इस पे स्कैन्स या फिर आपके एंटीवायरसेस मौजूद है। बेसिकली
स्वच्छता का मतलब क्या है, जैसे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में क्लीनिंग करते हैं, सिमिलरली जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उसकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि हम अपने आप को, अपने सिस्टम को वायरसेस या मालवेयर अटैक से बचा सके। तो आप जैसे ही उसको एप्लीकेशन को जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर कुछ लिंक्स दिए हैं और यही स्कैनिंग और एंटीवायरसेस जो हैं आपको प्ले स्टोर और गूगल उस पे स्टोर पे भी मिल जाएंगे। जी आस्था जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड का या इस तरह के थ्रेट्स का शिकार होता है तो वो कहाँ पे मदद के लिए मतलब किस डिपार्टमेंट में जाए, कहाँ से मदद ले, या किस प्रकार से आपकी मदद वो पा सकता है? जब भी किसी के भी साथ साइबर क्राइम कमिट होता है, सबसे पहले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली विमेन और चिल्ड्रन से मिलती हूँ, दे इजीली गेट स्केयर्ड एंड आई हैव सीन कि ये मेंटालिटी है हमारे देश में, थोड़ा कंजर्वेटिव है कि जब भी नॉट ओनली साइबर क्राइम, कोई भी तरीके का क्राइम होता है तो हम खुद को कोसते हैं पहले, या वी गेट स्केयर्ड कि सोसाइटी क्या बोलेगी, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या परिवार क्या बोलेंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हमारी फैसिलिटी के लिए, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो हमारे को इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। अगर कोई भी आदमी है, औरत है, बच्चा है, या कोई भी आदमी है जिसके साथ साइबर क्राइम होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि आपको साइबर सेल में जाके उसे टाइमली रिपोर्ट करना है। पर ये भी देखा जाता है कि बहुत जगह, बहुत देशों में, बहुत स्टेट्स में या सिटीज़ में साइबर सेल्स आसपास नहीं पाए जाते हैं। तो आप पुलिस थाने में जा कर के 0 FIR के नाम से एक FIR होती है, उसको आप दर्ज करिए। पुलिस वाले आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुनेंगे और जो नियरेस्ट साइबर सेल है वहाँ पे इसको फॉरवर्ड करेंगे। नॉट ओनली दिस, आप एक और तरीका है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे केंद्र सरकार ने एक इनफेमस गैंग रेप हुआ था निर्भया कांड के नाम से दिल्ली में, तो उसके 1 साल के बाद ही उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने कुछ फंड्स रिलीज़ किए निर्भया फंड के नाम से, और जिसमें मनी जो है केंद्र सरकार हर स्टेट को देती है, मैन पावर प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाती है और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है गैंग रेप या रेप सर्वाइवर्स के लिए, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CCPWC, जिसका फुल फॉर्म है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसमें स्टेट को हर साल, इवन हमारे स्टेट को पैसे दिया जाता है जिससे मैन पावर प्रोवाइड की जाती है, और ये जो मैन पावर है, साइबर एक्सपर्ट्स, ये इस तरीके के सर्वाइवर्स जो हैं, और स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनीबडी कैन बी द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, उनको उनके केसेस को इंस्टेंटली रिजॉल्व करती है। एंड नॉट ओनली मैन पावर, रिसर्च यूनिट, कैपेसिटी यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। और इसी के टाइम पे एक वेबसाइट भी निकाला CCPWC का ही, जिसको हम NCRP के नाम से भी जानते हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो अगर आपको एक वेबसाइट है, आप पुलिस थाना नहीं जाना चाहते, आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे जा कर के www.cybercrime.gov.in पे जा कर के आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका एक बहुत ही इजी मेथड भी है। जैसे आप जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड सिटीजन्स हमारे जो हैं, दे आर नॉट यूजर इंटरनेट यूजर चला फ्रेंडली, नहीं पाते हैं, नहीं चला सकते है ना, इंटरनेट यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उस वेबसाइट पे दिया है, जो कि अब चेंज होके 1930 हो गया है। आप डायरेक्टली उस पर घर बैठे कॉल करके साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो चला सकते हैं वो, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। आपके पास एक आएगा साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन, और अदर ऑप्शन आएगा अदर साइबर क्राइम्स। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो अदर साइबर क्राइम्स में जैसे आपके कोई भी साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, या कोई ई-कॉमर्स कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, गलत सामान भेज दिया, या पैसा रिम्बर्स नहीं किया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन, तो
yes, specifically we do solve women and children के on priority basis, but anybody can be the victim of cyber crime. जी। तो जो men है या male है, they can also report their problem जी। over there. जी। आस्था जी, ये तो बात हुई अपने फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करना। एक बार किसी मतलब किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट इस पे किस तरह से काम करता है? क्या तरह की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं या क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं? देखिए अंशुल जी, जैसे अभी मैं बता रही थी आपको कि साइबर क्राइम जो फर्स्ट ऑप्शन है साइबर क्राइम की वेबसाइट पोर्टल पे आप जाके जब करते हैं, उसमें आपसे जैसे आपका नाम, एड्रेस, ये सब रजिस्टर हो गया। आपसे टाइप ऑफ इंसिडेंट के ऑप्शन भी आते हैं कि इमेज मॉर्फिंग है या साइबर बुलिंग है या सेक्सुअल हरासमेंट है ऑनलाइन, आप उसको पिकअप करते हैं। और रिलेटेड टू दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी ने फ़ोटो उठाया और उसका एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया जिसमें आपकी फ़ोटोज़ लगा दी और नीचे ऑब्सीन पिक्चर्स थी, ठीक है, यू फेल्ट हरास्ड, ऑफ कोर्स इट्स अ साइबर क्राइम। तो आपने क्या किया कि उसका स्नैपशॉट ले लिया और आपने वो स्नैपशॉट्स जो हैं, ये जो मैं पोर्टल बता रही हूँ, आप जब डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा ऐसा उस शाम को मैंने ओपन किया, मेरे फ्रेंड ने बताया, ऐसा अकाउंट बन गया है, उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि इफ़ एनीथिंग रिलेटेड टू द साइबर क्राइम यू हैव, तो वहाँ पे आप अपना इस तरीके का फ़ोटो या वीडियोस अपलोड कर सकते हैं ताकि पुलिस को और ज़्यादा हेल्प मिल जाए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो या तो आप वो कर सकते हैं, और जैसे आप पुलिस थाने में जाते हैं, आप वर्बली उनको बता रहे हैं, वो एफआईआर आपकी दर्ज कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड उनको एविडेंसेस दीजिए। समटाइम्स क्या होता है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप सस्पेक्ट का कैसे फ़ोन लेके आ जाओगे, वो तो जब तक यू डोंट हैव अ प्रूफ तो आप कैसे लेके आओगे। जी। लेकिन जो विक्टिम है उसका तो आप ले सकते हैं। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं या कुछ भी किया है, तो आपने विक्टिम का फ़ोन जो है वो पुलिस रख लेती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एक प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीज करके डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक्स को हैंड ओवर करता है प्रॉपर एसओपी के साथ। और जैसे ही वो फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में आता है, हमारे यहाँ पे उसकी एग्जामिनेशन, एनालिसिस और रिपोर्ट बनना रेडी हो जाता है। जैसे ही वो रिपोर्ट रेडी होती है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट साइंटिफिकली प्रिपेयर होती है और कोर्ट में एडमिसिबल है, वो रिपोर्ट डिस्पैच होती है और उसकी एक कॉपी पुलिस को, एक कॉपी कोर्ट को और एक हमारे डिपार्टमेंट के पास रहती है। आगे फिर जुडिशरी जो है उस रिपोर्ट के बेसिस पे और अपना जो भी जी। उनका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके जस्टिस दिलवाते हैं। ये तो बात हुई प्रोसीजर की कि आप उस पे क्या काम करते हैं। आपकी तरफ से इस तरह की हेल्प के लिए कितना कुछ समय लग जाता है विक्टिम तक पहुंचने के लिए, जिसके साथ वो फ्रॉड हुआ है, उसको कितने समय तक का इंतज़ार करना पड़ता है? देखिए अंशुल जी, मैं केंद्र सरकार की ही सहयोग से ये जो वेबसाइट रेडी की गई है NCRP, जो cybercrime.gov.in में मैंने बताया, तो जैसे ही आप रिपोर्ट करते हो, जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप हैं, दे हैव टू ब्रॉट डाउन दैट डेटा विद इन 24 to 48 आवर्स। ये तो बात हो गई जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है साइबर सेल का और जो हमारे सर्ट की जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं। और अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक्स की बात करती हूँ, तो चाहे किसी भी तरीके का साइबर क्राइम है, ऑफ कोर्स जो ऑनलाइन और साइबर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं वो विद इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स कमिट भी किए जाते हैं और विद इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स उनको हटा भी दिया जाता है, वो वहाँ से हट भी जाते हैं। तो टेम्परिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, इसलिए वी ट्राई टू गिव इट एज सून एज पॉसिबल। और जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे कि पॉक्सो के केसेस आ गए या रेप के केसेस आ गए, तो नेचुरली उसको तो हमें अर्जेंटली प्रायोरिटी बेसिस पे ही सॉल्व करना पड़ता है। वी ट्राई टू स्टार्ट एग्जामिनिंग दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी हैव रिसीव्ड इट। और जो अदर साइबर क्राइम्स हैं, हालांकि कोई भी तरीके का क्राइम कमिट किया है उसको जल्द से जल्द ही करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन जो प्रायोरिटी केसेस हैं दैट वी डू ऑन द सेम डे। एंड जो बाकी के केसेस हैं हमारे, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्जरी हुआ है या मॉर्फिंग है या किसी तरीके का पेपर रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड है जो कि इतना अर्जेंट नहीं है, दैट वी डू इट लेटर। बट ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि क्राइम तो क्राइम ही है, चाहे वो जी। प्रायोरिटी केसेस हैं या दूसरे केसेस। आस्था जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई आम व्यक्ति अपने आप को इन सभी थ्रेट से बचाना चाहता है, चाहे वो यूपीआई लेन देन की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, तो क्या कुछ उसे सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखिए,
इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो हमारी दर्शक हैं उनको मैं आसान शब्दों में लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो हमें सबसे पहले साइबर हाइजीन होने की ज़रूरत है। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई जो भी है। तो जैसे हम अपने फिज़िकल वर्ल्ड में या अपने ऊपर या फिर अपने आसपास के एरिया में सफाई रखने की कोशिश करते हैं, हाइजीन होने की कोशिश करते हैं, सिमिलरली हमें वर्चुअल वर्ल्ड में भी हाइजीन होना है। तो कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो कि एक नॉन टेक्निकल दर्शक भी समझ सकता है। जैसे कि आप कभी भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने बनाते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी भी तरीके के अकाउंट के लिए आप यूज़र नेम और पासवर्ड्स जब क्रिएट करते हैं तो आपके पासवर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए विद अपर केस एंड लोअर केस। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर्स के मिक्सचर से। अपर केस मतलब आप उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स डालें और लोअर केस लेटर्स भी डालें। सेकेंडली आप हमेशा अपना, जैसे कि सरकार ने भी अब स्वच्छता के लिए एक स्पेशली आपके लिए ई स्कैन का प्रावधान किया है। सिमिलरली आपको अपना कोई भी, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, उनकी क्लीनिंग का आपको ध्यान यानी रखना कि कुल चाहिए। मिला के हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत है और बिना जाने किसी भी मेल या लिंक को हमें क्लिक नहीं करना है। कंटिन्यूसली आपको उसको स्कैन करना जी, है जी, और जब आप जी, स्कैन करते हैं आपको जी, वायरस मिल रहा है तो आपको उसको रिजॉल्व भी करना जी है। आस्था जी, आपने आज हमें ढेर सारी जानकारी दी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आपने हमें बताया कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। आप हमारे इस शो में आए, आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।